So dear students, welcome in this classroom. As you know that we are discussing this photosynthesis from 8 days. तो इसमें हमने बहुत से जो सब हेडिंग्स है या सब टॉपिक्स वो हमने कंप्लीट किए हैं. तो इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद साइड फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, उसके बाद हमने जो इसमें पिगमेंट्स आते हैं वो पढ़े, उसके बाद जो मैकेनिज्म आता है इसमें लाइट फेस और डार्क फेस. तो लाइट फेस हमने कंप्लीट की. तो उसमें जो सब हेडिंग्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है इसमें, और इसमें आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो हमने कंप्लीट किया. फोटो सिस्टम्स आते हैं वो हमने कंप्लीट किया. एटीपी सिंथेसिस कैसे एटीपी बनता है वो हमने कंप्लीट किया. तो उसके बाद हमने डार्क रिएक्शन स्टार्ट की. तो डार्क रिएक्शन में हमने पहले इंट्रोडक्शन दी, क्या होती है डार्क रिएक्शन, कहाँ पर होती है. उसमें हमने C3 साइकिल जो है वो क्लियर किया. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज C4 साइकिल. तो पहले आपने ये जानना है व्हाई दिस इज कॉल्ड एज C4 साइकिल, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज C4 फोटोसिंथेसिस. ये कहाँ पर होती है, पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड पहले किसके साथ कंबाइन होता है, और पहला जो प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है इसमें. तो उसके बाद ये साइक्लिक प्रोसेस किस तरह होती है, किस सेल ऑर्गेनेल में होता है, किस सेल में होती है, व्हाई दिस कॉल्ड एज C4 फोटोसिंथेसिस. तो पहले मैं C3 साइकिल के बारे में, वहाँ तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो ये है ये RuBp के साथ कंबाइन होता है. ये C5 कार्बन कंपाउंड होता है. तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है दैट इज कॉल्ड एज रिबिस्को, है ना, रिबिस्को. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ क्या बनता है, PGA. तो जो PGA है इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज C3 साइकिल. इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, तो इसमें 3 कार्बन होते हैं. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज C3 साइकिल, या हम इसे C3 फोटोसिंथेसिस कहते हैं. जिस प्लांट में C3 साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड एज C3 प्लांट. लेकिन बाद में 2 साइंटिस्ट आए, एक का नाम है हैच एंड सेकंड का नाम है स्लैक. तो इन्होंने कुछ प्लांट्स ऐसे देखे हैं ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में. ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज जो है, व्हाट आर ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज का मतलब कहाँ पर होते हैं. ये जो हमारी स्टेट है, या मैं कहूँ ये कि किस में आती है, कश्मीर किस में आता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट किस में आती है. तो क्लाइमेट के एतबार से हम ये जो हमारी अर्थ जो है इसको हम जोन्स में क्लासीफाई करते हैं, जहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, जो इक्वेटर पर होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल. तो जब उससे बाहर चले जाते हैं, अवे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल. तो उसके बाद आता है टेम्परेट, देन टोटल वो ये जो वेरी मच कूल्ड टेम्परेचर होता है कहाँ पर, पोल्स पर. तो यहाँ ये 2 साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ ये जो ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर उन्होंने कुछ प्लांट्स देखे हैं, मिसाल के तौर पर मेज एंड सॉर्गम. ये आपके एनसीईआरटी में दोनों प्लांट की एग्जांपल दी गई है, तो ये आपने याद रखना है, नीट में आ सकते हैं. तो 2 प्लांट्स आपके एनसीईआरटी में कौन कौन, मेज और सॉर्गम. यहाँ पर उन्होंने देख लिया यहाँ पर क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पहले यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोएनोल पायरुविक एसिड. तो इसमें 3 कार्बन होते हैं. C3 में क्या था, 5 कार्बन, यहाँ पर क्या है 3 कार्बन कंपाउंड. तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्को, या पेप्केस भी लिखते हैं यहाँ पर, फॉस्फोएनोल पायरुविक एसिड. पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कहाँ पर होता है, व्हाई दिस कॉल्ड एज C4 साइकिल, बाद में हम साइकिल पढ़ेंगे. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता है, फॉस्फोएनोल पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है क्या है, ऑक्सलोएस्टिक एसिड. तो उसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है कितने कार्बन होते हैं इसमें, 4. सो ये प्लांट्स जिनमें
जब कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल के थ्रू गुजरता है तो पहला प्रोडक्ट जब बनता है इसमें 4 कार्बन कंपाउंड बनता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड. सो ऑन दैट बिहाफ दिस इज कॉल्ड एज C4 साइकिल. तो ये प्लांट्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? C4 प्लांट्स. तो इस फोटोसिंथेसिस को क्या कहेंगे हम? C4 फोटोसिंथेसिस. तो फर्स्ट पॉइंट व्हाई दिस कॉल्ड एज C4 साइकिल. या समझ में आ गया? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट यहाँ पर स्टेबल बनता है इसमें 4 कार्बन होते हैं तो उसी पर इसका नाम क्या पड़ गया? C4 साइकिल. तो यहाँ पर अब सेकंड ये किस सेल ऑर्गेनली में होती है? तो वो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में है. दो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है. वन इज कॉल्ड एज मीजोफिल. मीजोफिल सेल जो है या मीजोफिल टिश्यू एनाटमी आपने पढ़ी होगी. एनाटमी हम जब लीफ की एनाटमी पढ़ते हैं तो लीफ में जब एपिडर्मिस से बिलो जाते हैं तो वहाँ पर एक टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज मीजोफिल टिश्यू. तो उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज पैलिसिड पैरेन्काइमा, सेकंड इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. तो ये मीजोफिल जो है इसमें C4 साइकिल होता है. लेकिन दूसरी सेल इसमें होती है दैट इज कॉल्ड जो वेस्कुलर बंडल होती है. इसमें क्या क्या होता है? जाइलम और जाइलम एंड फ्लोएम. वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम एंड. मान लो ये वेस्कुलर बंडल है तो एनाटमी मैंने बताया आपको वो जाइलम अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ. तो ये वेस्कुलर बंडल बाहर से इसके स्पेशल टाइप्स ऑफ लार्ज साइज सेल्स होते हैं. ये जो वेस्कुलर बंडल है तो इसके इर्द गिर्द एक कवर है दैट इज कॉल्ड एज शीथ. तो उसमें जो सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उनका साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स. तो दिस इज कॉल्ड एज बंडल शीथ. दिस कॉल्ड एज बंडल शीथ. ये जो बंडल शीथ है इसमें C3 साइकिल होता है. ये जो C4 प्लांट्स होते हैं एक तो क्या पहले हुई यहाँ पर C4 साइकिल. लेकिन जो वेस्कुलर बंडल है वेस्कुलर बंडल से जो दैट इज कवर्ड बाय शीथ दैट इज कॉल्ड एज बंडल शीथ. तो उस बंडल शीथ में C3 साइकिल होता है. वो ये जो C4 फोटोसिंथेसिस यहाँ पर दोनों साइकिल होते हैं इस प्लांट में. C4 भी होता है. आप तो सवाल पाए वो ये आपको समझ में आ गया. सेकंड लोकेशन क्या है? मीजोफिल सेल इसमें C4 साइकिल होता है और वेस्कुलर बंडल जो है बंडल शीथ इसमें C3 साइकिल होता है. अब यहाँ पर सवाल होता है ये जो मीजोफिल टिश्यू है इसमें C3 क्यों नहीं होता है? नीट में क्वेश्चन आ सकता है. ये जो मीजोफिल टिश्यू है यहाँ पर C4 साइकिल होता है, व्हाई नॉट C3 साइकिल? या जो बंडल शीथ है यहाँ पर C3 साइकिल होता है, व्हाई नॉट C4? ठीक है. अच्छा सो नीट में क्वेश्चन आ सकता है अगर ये मीजोफिल में C4 साइकिल आता है व्हाई नॉट C3 साइकिल? अगर बंडल शीट में C3 साइकिल जो होता है परफॉर्म होता है व्हाई नॉट? होता क्या है जो ये मीजोफिल टिश्यू होता है इसमें जो सेल्स हैं यहाँ पर एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज पेपकेस. पेपकेस ये प्रेजेंट होता है इसमें. किसमें? मीजोफिल टिश्यू में या सेल में पेपकेस प्रेजेंट होता है. जो रिबिस्को जो है ये एब्सेंट होता है इसमें. आपको समझ में आ गया? यानी मीजोफिल टिश्यू में सिर्फ पेपकेस है, रिबिस्को नहीं है. दैट इज व्हाई मीजोफिल में C4 साइकिल परफॉर्म होता है. और जो बंडल शीथ है बंडल शीथ में यहाँ पर क्या होता है? रिबिस्को होता है और वो पेपकेस नहीं होता है. ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. बंडल शीथ में रिबिस्को प्रेजेंट होता है, पेपकेस नहीं होता है, इसीलिए इसमें C3 साइकिल होगा. नंबर 1 ये तो आ गया कि लोकेशन क्या है मीजोफिल एज वेल एज बंडल शीथ. तो ये जो C4 प्लांट्स है इनमें जो ये वेस्कुलर बंडल अभी मैंने कहा ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर जाइलम है, यहाँ पर फ्लोएम है. तो मैंने कहा यहाँ पर एक शीथ होता है, कुछ सेल्स होते हैं उनका साइज लार्ज होता है. तो ये इस बंडल वेस्कुलर बंडल को कवर करते हैं. ये एक ही लेयर नहीं होता है बल्कि दे आर फ्यू लेयर्स होते हैं. तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटमी बना देती है इसमें. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेन्स एनाटमी. दिस इज कॉल्ड एज क्रेन्स एनाटॉमी.
ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर किन में होता है, किन में होता है? C4 प्लांट्स में, नॉट R05 एफिड्स, बल्कि C4 प्लांट्स में जो ये वेस्कुलर बंडल है, इट इज कवर्ड बाय multi-layer of cells. They are large in size, special types of cells, so those are called as bundle sheath cells. तो ये वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द शीथ बनाते हैं। तो इस एनाटमी को हम क्या कहते हैं? क्रेन्स एनाटमी। कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन क्रेन्स एनाटमी, क्योंकि आप नीट पढ़ के आए हैं ना, आप नीट पढ़ के आए। जब आप नीट पढ़ के आते हैं तो फिर आप बोलते हैं हम सर हमने नीट पढ़ा है, अभी बोर्ड तो नहीं पढ़ा है। इसीलिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बोर्ड में एग्जाम आ सकता है, राइट एन शॉर्ट नोट ऑन क्रेन्स एनाटमी। क्लियर? ये आपको अब समझ में आ गया क्रेन्स एनाटमी क्या है? तो क्रेन्स जो है ये एक्चुअली जर्मन टर्म है, ये कोई किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट्स अ जर्मन टर्म, इट मीन्स रीथ। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो क्रेन्स है इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, और इट मीन्स रीथ समथिंग अदर, है ना। इस तरह भी नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेन्स एनाटमी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये जो वेस्कुलर, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहां पर ये जो लेयर है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबल, व्हाट इज इम्परमेबल? आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, एक तो परमेबल है, एक तो इम्परमेबल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? परमेबल क्या होता है? अलाउ करता है, जो सेल मेम्ब्रेन ये अलाउ करता है मॉलिक्यूल। इम्परमेबल मींस इम्परमेबल जो अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये ऑक्सोलोएस्टिक एसिड यहाँ इस बंडल इसमें दाखिल होता है वेस्कुलर बंडल में, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर आ सकता है, लेकिन ये जो लेयर है ये इसको बाहर आने नहीं देता है। सो दैट इज वाई ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर रिबिस्को है वो इसके साथ कंबाइन होकर C3 परफॉर्म करता है। क्लियर? अगर आपकी एनसीईआरटी देखेंगे वहाँ पर ये लाइन लिखी है, ये जो वेस्कुलर बंडल का लेयर जो है, बंडल शीट, इट इज इम्परवियस। हाँ देखिए, आप क्या कीजिए, इट इज इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज। ये गैस को बाहर अलाउ नहीं करता है, दैट इज वाई जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो ये बाहर नहीं आ सकता है, ये रिबिस्को के साथ कंबाइन होके इसमें C3 साइकिल प्रोड्यूस करता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लास्ट फीचर क्या है इन C4 प्लांट्स का? एक तो आपने पढ़ा होगा ये फोटो रेस्पिरेशन, जिन्होंने कंप्लीट किया है सिलेबस कोचिंग सेंटर में, तो आपने ये फोटो रेस्पिरेशन पढ़ी होगी। फोटो रेस्पिरेशन, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? एनीवन? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो, पहले रेस्पिरेशन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होता है कि नहीं, तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कुछ प्लांट्स में, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ड्यूरिंग डे टाइम दे प्रोड्यूस इवालो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे कौशिक पर बोझ ड्रिंक क्रिस्टल कैसे दो रात की या 2 की सुना है कि नहीं सुना है? तो आप तो नेचर के साथ जुड़े नहीं है ना, आप तो डिजिटल वर्ल्ड में फंसे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। ये भी पढ़ना है हमें, आज शायद कल या परसों पढ़ेंगे हम फोटो रेस्पिरेशन। तो ये C3 प्लांट्स में होती है, C4 प्लांट्स में नहीं होती। ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। क्लियर? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट्स। समझ में आया? अगर इस तरह क्वेश्चन आया बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट्स, तो ये मैंने कैरेक्टर्स यहाँ पर बताए, ये आप लिख सकते हैं, आपके फुल मार्क्स आएंगे। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट्स भी मैंने बताए यहाँ पर। अब तो मैंने कहा ये साइकिल है, लिहाजा अब हम साइकिल स्टार्ट करेंगे। साइकिल किस तरह परफॉर्म होता है यहाँ पर? यहाँ पर कोई क्वेश्चन मत है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पर जो ये साइकिल होता है, यहाँ पर 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज कॉल्ड एज मेसोफिल, सेकंड इज कॉल्ड एज, जो आपकी एनसीईआरटी वहां पर दी गई है, ये दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज मेसोफिल सेल।
मेसोफिल, दिस इज कॉल्ड एज वेस्क्यूलर बंडल। तो यहाँ अगर देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी, वही मैं टच करूंगा पहले, वहां पर ये लिखा गया है दिस इज सेल वॉल, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेमोरी। क्यों मैं लिखता हूँ ये? क्योंकि कल जो आपने नीट देना है वहाँ आपको डायग्राम आ सकती है, डायग्राम आ सकती है वहाँ पर, तो वहाँ यहाँ पर मान लो नोट ऑफ इंट्रागेशन होगा, यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रागेशन होगा, आपने लेबल करना है ये क्या है। आता है कि नहीं आता है? नीट का पेपर देखा है आपने? आता है ना, डायग्राम दिया गया वहां पर, तो ये लेबल करना है, इसका नेम रखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ दिस इज कॉल्ड एज सेल मेमोरी, सेल वॉल, दिस कॉल्ड एज सेल मेमोरी। तो ये तो मेसोफिल है ये। तो क्या होता है पहले, फर्स्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड वाटर भी आता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया ये। क्यों? क्योंकि ये डिकोड करनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, अगर आप किताब भी खोलोगे वहां पर लिखा गया, यहाँ पर HCO3 है, बाहर से क्या आया? तो ये किस तरह HCO3 में कन्वर्ट हुआ है ना, ये क्योंकि डिकोड करना है, एक सार की काम है, डिकोड करना है। तो वहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है वहां पर एरो दिखाई दिए उन्होंने, तो वहां पर HCO3, तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर ऐड होता है, लेकिन वहाँ दिखाया गया नहीं। हाँ, अगर आप कोई रेफरेंस अगर पढ़ोगे वहाँ पर अच्छी तरह दिखाया गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से। तो ये वाटर आप कहेंगे एटमॉस्फेयर रूट से आता है, मगर ये है ना अर्थ का पार्ट ही। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ PEP, फास्फो एनोल पायरिविक एसिड कंबाइन होगा, तो एंजाइम क्या आएगा यहाँ पर? अभी मैंने बताया पेप केस। फर्स्ट स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स HCO3, इसको क्या कहेंगे? HCO3 को इसको क्या कहेंगे? आपने हाँ? जोर से बोल। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? H2CO3 है। और इसको केमिस्ट्री आपने कंप्लीट की ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, इट्स कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट, इट्स कॉल्ड एज कार्बोनेट। ठीक है, जब खाली एक हाइड्रोजन होगा बाइकार्बोनेट, दो होंगे कार्बोनेट। तो यहां पर क्या आएगा? पेप केस, तो ये कंबाइन होंगे दोनों, तो यहां पर क्या आएगा? OAA, मैं शॉर्ट में लिखूं, ये जो OA है इसका एज ऑक्सलो एसिटिक एसिड, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। तो इसी वजह से इसको C4 साइकिल कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बना, सो इट कंटेन्स 4 कार्बन, so that is why it's called as C4 cycle. Those plants are called as C4 plants and photosynthesis is called as C4 photosynthesis. Clear? तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने लिखा है आपकी एनसीईआरटी फिक्सेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। फर्स्ट से यहाँ पर बॉक्स में दिया गया, यहाँ पर फिक्सेशन, क्योंकि नीट में आ सकता है क्वेश्चन, वहाँ पर ये बॉक्स होगा, ये ब्लैंक होगा, आपने यहाँ पर लिखना है क्या है, क्या होती है यहाँ पर? फिक्सेशन। किसकी फिक्सेशन? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर। तो उसके बाद जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड, उसके कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए एनसीईआरटी पे वे नहीं दिया गया, अलबत्ता लिखा है भारत में, लेकिन डायग्राम में नहीं बनाया गया। मैं यहाँ बताऊंगा आपको। ये जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड क्या है, इसके 2 स्टेप्स यहाँ पर है। या तो इसको ट्रांस एमाइनेशन होगी, ट्रांस एमाइनेशन, तो ये एस्पार्टिक एसिड देगा, एस्पार्टिक एसिड, एमाइनो एसिड है ये। या तो ये मैलिक एसिड देगा, एम ए मीन्स मैलिक एसिड। क्लियर? तो ये स्टेप यहाँ उन्होंने दिया नहीं, जो आपकी एनसीईआरटी है ये स्टेप वहाँ नहीं दिया उन्होंने। ये जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड, उसके बाद यहाँ पर बॉक्स है, क्या लिखा गया वहाँ पर?
ट्रांसपोर्ट नहीं, बॉक्स जो आपका मैं बता रहा हूं आपकी एनसीईआरटी, ट्रांसपोर्ट यहां लिखा गया, ट्रांसपोर्ट, ठीक। लेकिन पहले इसके दो स्टेप्स होते हैं, एक क्या है, एमाइनेशन होती है, एस्पार्टिक एसिड देता है, या ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट होता है, ये यहां से आके किस में आप दाखिल होगा, वेस्कुलर बंडल में दाखिल होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया है? अब तो क्या होगा, जो यहां पर मैलिक एसिड है ये आ गया, अब इसकी यहां ये ब्रेक डाउन होगा। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ये ब्रेक डाउन होगा, एक कार्बन यहां से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा बाहर, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यहां लिखा आपके एनसीईआरटी जो है उसमें लिखा है डिकार्बोक्सिलेशन, यहां पर बॉक्स है, बॉक्स में लिखा है क्या, डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये क्या देगा, CO2। डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर एंजाइम इस्तेमाल होगा, कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ी होगी रेस्पिरेशन में, नहीं आपने, मैंने आप चुप रहो। जो यहां पर मैंने बताया, यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन होगी, रेस्पिरेशन आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस होती है, वहां पर वो क्रिबस वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है, तो वहाँ एंजाइम होता है वहां पर, कौन सा एंजाइम, और डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आया, इसमें कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, एक निकला, कितने रहेंगे आप, 3। तो जो ये थी ये पर कंपाउंड देगा, दैट इज कॉल्ड एज पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड में कितने कार्बन रहे आप, 3। सो दिस 3 का था कार्बन कंपाउंड। तो अब क्या होगा, यहां पर जो हमें पता है, ये जो वेस्कुलर बंडल है, यहां पर बाहर से क्या है, बाहर से क्या है, बंडल शीट, अभी मैंने बताया क्रेज नॉट में, यहां पर बंडल शीट है, ठीक, बंडल शीट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने की कोशिश करेगा, कौन, क्योंकि गैस है, गैस एक्सचेंज हो सकती है यहां पर, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ये वेस्कुलर बंडल का जो शीट है ये इसको अलाउ नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RUBP कंबाइन होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, रिबिस्को है, रिबिस्को एंजाइम है यहां पर, रिबिस्को। तो इट विल फॉलो C3 साइकिल, इट विल फॉलो C3 साइकिल। तो यहां पर शुगर बनेगी, इसमें शुगर बनेगा, यहां पर हुई क्या, C4 फोटोसिंथेसिस, यहां पर शुगर बनेगा। तो शुगर कहां बनता है, C3 साइकिल में। तो ये जो C3 साइकिल यहां पर बंडल शीट में हुई, तो यहां पर शुगर बनेगा, जो हमने C3 साइकिल कल पढ़ा, डार्क रिएक्शन, वो डिटेल मैंने पढ़ाया। तो उसके बाद वो वीडियो भी मैंने आपके व्हाट्सएप पर डाला। तो यहां पर ये आएगा, अब रहा इसमें क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इट विल फॉलो C3 पाथ, क्लियर। तो यहां पर C3 साइकिल होगा, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड यहां इवॉल्व नहीं होगा। इसके बाद C3 प्लांट्स जो है, जब उन पर लाइट पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त क्या होता है, आपको कल तो आप नहीं आएंगे ना, ये मुझे पता है ना, तो ये मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। उस वक्त क्या होता है, ये जो रिबिस्को, रिबलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम जो है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त ये रिबिस्को ऑक्सीजन के साथ मिलता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के। तो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेस एंजाइम। तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। वो किन में होती है, C3 प्लांट्स में। तो C3 प्लांट से अगर उनको ज्यादा टेम्परेचर होगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा, 2 फैक्टर्स है, नंबर 1 हाई टेम्परेचर या हाई लाइट इंटेंसिटी, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो उस वक्त ये रिबिस्को जो है, इट फंक्शंस एज ऑक्सीजनेस। तो उस वक्त फोटो रेस्पिरेशन उनमें होती है, किन में, C3 प्लांट्स। मगर यहाँ पर भी होती, लेकिन यहाँ पर बंडल शीट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता, लेकिन यहाँ पर रिबिस्को है, ये इसके साथ कंबाइन होके इसको C3 साइकिल में दाखिल करा देता है। तो यहाँ पर C3 साइकिल होता है, क्लियर।
तो ये हालांकि इनका और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अब रहा ये कौन, पायरविक एसिड। अब यहां पर भी ये ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट कहां चला जाएगा, मेसोफिल टिश्यू में वापस। जो C3 साइकिल है इट विल गो बैक टू C4 साइकिल, नहीं इसमें मेसोफिल टिश्यू में। तो यहां पर क्या है, इसके साथ अब ATP मिलेंगे। यहां पर मान लो ये पायरविक एसिड है, तो इस पायरविक एसिड के साथ क्या मिलेंगे, ATP। लेकिन आपकी NCERT में ये सेटअप नहीं दिखाएगा, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लो। तो यहां पर ATP आते हैं, ये इसके साथ मिलकर PEP देते हैं, फास्फोएनोल पायरविक एसिड। ये तो खाली पायरविक एसिड है। अब इसके साथ क्या ऐड होता है, फास्फेट ग्रुप। ये फास्फोएनोल पायरविक एसिड देता है। इसमें भी कितने हैं, कार्बन 3 होते हैं। तो ये वापस यहां आके साइकिल को परफॉर्म कर देता है। क्लियर। लेकिन यहां पर हमने स्ट्रेस देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे नीट का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो। यहां पर अगर आपने देखा होगा C3 साइकिल में, वहां पर जब ATP इस्तेमाल होता है तो यहां पर ये ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट देता है। किसमें, C3 साइकिल में। जब वहां पर रिडक्शन होती है, आपने पढ़ा होगा रिडक्शन होती है, फास्फो ग्लाइसरिक एसिड की रिडक्शन, इसके साथ ATP मिलते हैं, तो वो वहां पर ATP आता है, ये ब्रेक होके एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता है, ये आप प्लीज याद रखो, ये अक्सर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। यहाँ पर ये AMP में ब्रेक होता है। किसमें, कौन, ये जो ATP जो है, ये ATP जो यहाँ इसके साथ मिलता है, ये हमें क्या देता है, ATP आपने पढ़ा होगा, है ना, इसी तरह होता है ना। अरे मैंने बहुत से बार बताया, ये बॉन्ड जो है दिस इज समथिंग डिफरेंट, है ना। अगर आप बॉन्ड पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड। ठीक है, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एनर्जी बॉन्ड, ये एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देता है। दिस डिफरेंस क्लियर। लेकिन C3 साइकिल में ये ADP देता है, यहां पर क्या देगा, ये AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर ये ADP को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बोर्ड की तरफ देखो, अंडरस्टैंड कर लो। अगर ये ADP हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, हमें कितने इनऑर्गेनिक फास्फेट चाहिए, 1 चाहिए ना, क्योंकि इसमें 2 ऑलरेडी है, 1 इसको ऐड करेंगे ATP। लेकिन अगर ये MP को ATP में कन्वर्ट करेंगे तो कितने इनऑर्गेनिक फास्फेट चाहिए, कितने चाहिए, इसमें सिंगल है ना। तो इसका मतलब है एक AMP को किसमें, ATP में कन्वर्ट करने के, ठीक है, हमें 2 ATP चाहिए, क्योंकि एक ATP से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलेगा, 2 में से। तो यहां पर AATP कन्वर्टेड इनटू AMP। तो AMP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए हमें मजीद 2 का ATP चाहिए। इसके बरक्स C3 साइकिल में हमें कितने ATP चाहिए टोटल, 18 ATP। जब C3 साइकिल होता है, वहां हमने पढ़ लिया, जब कार्बन जो है 6 चक्कर लगाता है कंटिन्यूसली, 6 है ना साइकिल्स, तो टोटल ATP यूटिलाइजेशन इज 18। टोटल NADPH कितने हैं वहां पर, 12। ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन यहां पर एक्सेस टू ATP मॉलिक्यूल की जरूरत है। कहां पर, किस साइकिल में, किस साइकिल में, ये C3 है। C4 में एडिशनल ATP की जरूरत है। को यहां अगर ले लेंगे दिस कार्बन डाइऑक्साइड, C3 साइकिल में अगर एक कार्बन में ले लूंगा, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए, 1 कार्बन। आप चुप रहना, 1 कार्बन। टोटल यहां पर कितने चाहिए हमें ATP, 18। मगर मुझे सिर्फ एक कार्बन को फिक्स करना है, हमें कितने ATP चाहिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन आती है, वो रट्टा नहीं आता है। देखो टोटल कितने हैं यहां पर, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं,
6, तो 6 के लिए 18, 1 के लिए 18/6 कितने आएंगे? तो जो C3 साइकिल है इसमें एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी चाहिए? 3। लेकिन अगर यही एटीपी ये कार्बन क्या यहाँ C4 साइकिल में फिक्स करना है, कितने एटीपी चाहिए? अब इसमें यूटिलाइजेंगे। समझ में आ गया आपको? मैं कह रहा हूं C3 साइकिल में टोटल एटीपी यूटिलाइजर फॉर 6 कार्बन दैट इज 18, ए के लिए 3 चाहिए, ठीक। अब C4 साइकिल यहां पर एडिशनल 2 एटीपी की जरूरत है, तो मुझे बताओ यहां एक कार्बन फिक्स करने के लिए कितने एटीपी चाहिए? 5। आओ, ठीक है। गैल डूइंग गुड लगा था, गैल किन थे पहले? देखो 3 तो पहले ही यूटिलाइज होते हैं, एडिशनल 2 इसके साथ ऐड होंगे ना, तो टोटल कितने? 6 के लिए टोटल कितने आएंगे? हाँ जोर से बोलो। 30। इनको मल्टीपल करके यहां पर ये ऑब्जेक्टिव आता है। सो टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन C4 साइकिल दैट इज 30, बट फॉर 1 कार्बन इट इज 5. In C3 cycle it is 18, but for 1 carbon it is 3. And number of NADPH they are 12. तो इन यहां पर C3 साइकिल में एक के लिए कितने चाहिए? 12 है टोटल, 6 है, यहां पर कितने चाहिए? और 12/6 2 आएंगे नहीं, तो यहां पर कोई एडिशन नहीं होता है। C4 साइकिल में भी ये सेम होता है, वहां पर भी टोटल NADPH जो है 12 इस्तेमाल होते हैं, तो एक के लिए कितने? 2। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके नीट में। आप रट्टा मारते हो यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन क्वेश्चन यही आता है। तो क्वेश्चन ये आएगा, हाउ मेनी साइकिल्स ए कार्बन परफॉर्म टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। समझ में आती है बात? आपके नीट में क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी साइकिल्स ए कार्बन मॉलिक्यूल परफॉर्म्स टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आपका जवाब क्या होगा? क्यों भाई, नीट पढ़ के नहीं आए हो? अच्छा, ये बोर्ड पढ़ के नहीं आए हो? तो अभी ये बताया ना मैं, कितने चक्कर काटता है? 6 चक्कर काटते हैं। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी साइकिल्स, वो 6 चक्कर ये काटता है। क्लियर? तो इस तरह ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो मैंने बहुत बार आपसे ये कहा कि प्लीज पैराग्राफ टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन बनाओ, याद मत कर लो। जब आपको क्वेश्चन बनाना आएगा ना, आप देन यू आर क्रिएटिव। आंसर हर एक दे सकता है, कम ज्यादा तो दे सकता है। अगर पता नहीं है तो गूगल खोल लो, तो वहां से आंसर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाना है। देखो कितने नीट में बैठते हैं? इन लाख है ना, इन लैक्स। तो 1 और 1.25 लाख जो है इसमें इनकी वैकेंसीज होती है। बाकी क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते? सिलेबस सेम है कि नहीं है? डिफरेंट है सिलेबस, बुक डिफरेंट है, सब कुछ सारा सेम है, देन व्हाई दिस इज वेरिएशन? तो यही बात है कि जब बच्चा पढ़ता है घर में, पहले तो आप पढ़ते नहीं घर में, अगर आप पढ़ोगे तो उस तरह नहीं पढ़ोगे जिस तरह आपने पढ़ना है कि हाउ वी विल फेस एग्जामिनेशन। तो उस पर क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन सेट अप करना, वो आपके लिए मायने रखता है। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इस पर क्वेश्चन सेटअप करेंगे, तो जब क्वेश्चन सेटअप करेंगे आंसर तो खुद ही आपको पता होगा कि नहीं है कि नहीं? तो ये पॉइंट आप याद रखो। और मैं आपको बताऊं कि प्लीज 3 थिंग्स है, 3 गिफ्ट्स हैं आपके पास, क्योंकि ये तो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर 3 गिफ्ट्स है अल्लाह ने आपके पास दिए हैं। नंबर 1 एनर्जी है आपके पास, पोटेंशियल है आपके पास। सेकंड थिंग आपके पास टाइम है। थर्ड थिंग आपके पास रिसोर्स है। तो प्लीज़ इनको 4 चीज़ों पर यूटिलाइज करो प्लीज़। नंबर 1 अपनी स्टडी पर, नंबर 1 अपनी स्टडी पर, नंबर 2 हेल्थ पर, ये याद रखो, वहाँ की तरह मत। नंबर 1 किस पर? स्टडी पर, नंबर 2 हेल्थ पर, नंबर 3 रिलेशनशिप पर ये टाइम अपना सर्व करो। नंबर 4 नमाज में अल्लाह के याद करने में सर्व करो। बाकी यहाँ वहाँ दाएँ बाएँ मत जाओ प्लीज़। अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है, तो मैं ये वीडियो अपलोड भी करता हूँ। आप फिर आपके है ना, आपके पास पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे
डजंट मैटर। तो एनी सजेशन? अब मैं आपकी तरफ करता हूँ आज। एनी सजेशन? एनी सजेशन? एनी सजेशन? थैंक यू वेरी मच।